नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हम अपने लाइफ के अलग अलग लक्ष्यों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। क्या हो अगर आपके लक्ष्य के हिसाब से आपके सामने एक फंड ला दिया जाए, मतलब बिल्कुल आपके लक्ष्य के हिसाब से डिजाइन किया हुआ फंड। ऐसे कौन से फंड होते हैं? इनको कहते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड। अब ये जो सोल्यूशन ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड फंड है, वो आपके कौन से लक्ष्यों के लिए काम आते हैं, इनकी खासियत क्या है, इस पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। सबसे पहले आज के खास मेहमान का परिचय करा दें। हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल। पंकज जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और पंकज जी से हम बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करेंगे। और साथ ही पंकज जी, आप हमारे आज दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे। आप भी अगर चाहते हैं कि आप हमसे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछे तो जरूर हमें लिखकर भेजिए। और सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। व्हाट्सएप नंबर है हमारा, जहां पर आप अपने नाम के साथ, अपने मोबाइल नंबर के साथ दे सकते हैं, हमें भेज सकते हैं अपना सवाल। साथ ही @ZBusiness के ट्विटर हैंडल पर अपना सवाल भेजिए। फेसबुक पर भी @ZBusiness ऑनलाइन सवाल भेज सकते हैं। और साथ ही ईमेल आईडी moneyguru@zmedia.slgroup.com पर अपना सवाल अपने पूरे नाम और साथ ही अपने फोन नंबर के साथ जरूर भेजिए। अब सोल्यूशन ओरिएंटेड जैसा कि नाम समझ में आ रहा है पंकज जी, लगभग कुछ ऐसा फंड हो सकता है जो कि आपके लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया हो। जरा बताइए सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की खासियत क्या है? स्वाति, देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड है तो उसका कॉन्सेप्ट तो एक ही है कि पूल ऑफ फंड, बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके और उसे उस स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड की, चाहे वो रिटायरमेंट फंड्स हो या चिल्ड्रन एजुकेशन फंड्स हो, तो इस तरह के फंड्स में क्योंकि नाम में ऐसा लगा होता है तो इन्वेस्टर के मन में ये बात तय होती है कि क्यों वो इन्वेस्ट कर रहा है। अब अगर हम बात करें रिटायरमेंट फंड की, तो यहां पर एक ऐसा प्लान भी हो सकता है कि जहां पर बिल्कुल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है पूरा, यानी कि एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ये फंड हो सकता है, या फिर एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड हो सकता है, क्या हो सकता है कि एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड हो। लेकिन क्योंकि नाम में ऐसा लगा है, उदाहरण के तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड, तो इससे क्या है, जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उसको पता है कि मुझे लंबे समय तक यहां पर इन्वेस्टेड रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए, और एक गोल को मन में रख के वो इन्वेस्ट करता है। अदरवाइज क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप यदि रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट ना करें, उसकी जगह किसी दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड में या मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें, तो आपका जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। वो भी सेम पर्पस को सॉल्व करेगा। लेकिन होता यह है कि जिस वक्त इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उस वक्त जरूर मन में रखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर गोल के लिए है। लेकिन कुछ साल के बाद और जरूरतें सामने आ जाती हैं और फिर सोचते हैं कि ठीक है, रिटायरमेंट तो बहुत बाद में होने वाला है, पहले रिडीम कर लेते हैं यूनिट्स को और जो अभी की जरूरत है उसे पूरा कर लेते हैं। तो ये एक इमोशनल जो यहां पर एक उसका एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका जो गोल है उसको वो सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो आपने बोला कि गोल को सॉल्व करने में मदद करेगा। और आपके फंड के साथ अगर आपके लक्ष्य का नाम भी जुड़ा हुआ हो तो एक मन में एक डिसिप्लिन रहता है कि हाँ, ये पैसा रिटायरमेंट के लिए है, इसको छूना नहीं है, ये पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए है, इसको छूना नहीं है। तो ये बेहतरीन तरीका है अपने रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए प्लानिंग करने के लिए। हम थोड़ा सा रिटायरमेंट के लिए, जैसे आपने जिक्र किया रिटायरमेंट फंड की, जब बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के तो कई तरीके होते हैं पंकज जी। हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी हैं। लोग एनपीएस में पैसा डालते हैं, पीपीएफ करते हैं 15-15 साल का, इक्विटी में पैसे डालते हैं, लार्ज कैप में पैसे डालते हैं। रिटायरमेंट फंड, अगर जो सोल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट फंड है वो ही क्यों? अगर कोई जानना चाहता है कि मैंने तो रिटायरमेंट के लिए पूरा एक पोर्टफोलियो बना के रखा है, तो मुझे किसी एक सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड में जाने की क्यों जरूरत है? तो अंतर क्या है इन दोनों में? बिल्कुल स्वाति, देखिए, पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है कि रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब क्या है कि एक वक्त पर आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि उसके बाद की जो लाइफ है वो, अगर मतलब कि जो आपने इकट्ठा किया है उसी से जो इनकम जनरेट हो रही है
उससे आपका कैश फ्लो मैनेज हो सके। तो बेसिकली जब आप अर्न करते हैं उस वक्त आपकी कोशिश ये होती है कि आप पैसा बचाएं और उसे इस तरह से इन्वेस्ट करें कि वो जल्दी से जल्दी या जिस वक्त आपको जरूरत हो उस वक्त वो पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो जाए। और फिर उसके बाद वो समय चाहे वो 60 इयर्स की एज हो या उससे कम या ज्यादा हो, आपने सोच लिया कि अब मेरे पास इतना पैसा है कि इसके बाद मुझे कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, अब पैसिव इनकम का अरेंजमेंट हो गया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है वहां से रेगुलरली हम पैसा विड्रॉ कर लेंगे, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो या फिर वो सिस्टमेटिक विड्रॉल हो या किसी भी तरह से, और कैश फ्लो मैनेज हो सकता है। अब जो सवाल आपने पूछा कि रिटायरमेंट फंड क्यों, इसके बजाय क्यों ना अलग अलग तरीके से, चाहे एनपीएस हो चाहे आपके पास में पीपीएफ हो, इनके जरिए भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने शुरुआत में भी कहा कि जरूरी नहीं है, यदि आप म्यूचुअल फंड का भी सहारा लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको रिटायरमेंट फंड में ही करना है, आप किसी भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह से म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो यह है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमने देखा है कि इक्विटी में वो पोटेंशियल है कि इक्विटी आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स देने की क्षमता रखती है, जिसकी वजह से आपका जो लक्ष्य है, क्योंकि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आपको, यदि आप 15, 20, 25 साल के बाद की प्लानिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि यदि आज की डेट में ऐसा लगता है कि 1 करोड़ काफी है तो 20-25 साल के बाद में आपको 3 करोड़ 4 करोड़ की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसके लिए इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। दूसरी बात, यदि मैं ये बात करूं कि एनपीएस भी एक अच्छा जरिया है, लेकिन एनपीएस की अपनी लिमिटेशंस हैं। वो एक वजह है कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया और 60 इयर्स की एज के बाद अब 60% ही लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी का जो पेंशन मिलेगी वो एन्युटी प्रोवाइडिंग कंपनी जो है वो आपको देगी। अब वहां पे रिटर्न अगर कम हुए तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपने इस तरह से म्यूचुअल फंड में किया, रिटायरमेंट फंड में किया, और जिस वक्त आप रिटायर हो रहे हैं अपने हिसाब से पूरे पैसे को जहां अच्छा रिटर्न मिल रहा हो वहां इन्वेस्ट कर दीजिए, या उसी से आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके हाथ में कंट्रोल ज्यादा है, वो वजह है। और यदि मैं कंपेयर करूं दूसरे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स के साथ, तो वहां पर मेरा कहना यही है कि यहां पर क्योंकि नाम में लगा हुआ है रिटायरमेंट, तो एक इमोशनल अटैचमेंट रहेगा और यहां पर ज्यादा चांसेस हैं कि आप वहां पर बने रहेंगे लंबे वक्त तक और आपका गोल उस हिसाब से अचीव होगा, क्योंकि आप बार बार वहां से विड्रॉ नहीं करेंगे। यदि आप दूसरे ओपन एंडेड फंड में करते हैं तो चांसेस हैं, यदि आप बहुत डिसिप्लिन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि बीच बीच में लोग पैसा निकाल लेते हैं। इसके लिए इस तरह के फंड्स लंबे वक्त में आपके गोल को अचीव करने में मददगार साबित हो सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर कई बार आप अपने रिटायरमेंट फंड से भी पैसे निकाल लेते हैं। सही बोला आपने पंकज जी। कुछ दर्शकों से बात कर लेते हैं, कई दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं और पहले ऐसे ही दर्शक हमारे साथ गुजरात साबरकांठा से देवांग चुडासमा है। देवांग जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। आप अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए कुछ रकम इकट्ठा करना चाहते हैं, 2 करोड़ रुपए की 15 साल में। क्या फाइनेंशियल प्लानिंग की है इसके लिए अब तक? गुड इवनिंग मैडम, मैं देवांग अहमदाबाद गुजरात से। मेरी अभी 7 फंड में एसआईपी चल रही है मैडम, एक 1,000 रुपए की, मतलब 7,000 रुपए की। और मैंने टॉपअप भी सेट किया है 500 रुपए हर एक एसआईपी में, हर एक फंड में। तो मुझे 15 साल के बाद 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या ये मेरे फंड से ही अचीव हो पाएगा? क्या मुझे कोई चेंज करने की जरूरत है? और ये एसआईपी कब शुरू किया आपने देवांग जी? मैम अभी ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, करीब 7-8 महीने हुए अभी। ओके, नया नया निवेश है इनका पंकज जी, और 7 फंड, 7,000 की एसआईपी, और ये कह रहे हैं कि 500 रुपए प्रति एसआईपी, मतलब हर साल वो इंक्रीज भी करेंगे, उसका टॉपअप भी करेंगे, लेकिन फिर भी 15 साल में 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं। काफी है ये रकम? नहीं, ये काफी नहीं होंगे। देखिए, आपने जो स्कीम्स चुनी हैं वो बहुत अच्छी हैं और आपने बिल्कुल अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ ही इंटरनेशनल फंड भी आपके पोर्टफोलियो में है। लेकिन जिस तरह से प्लानिंग आप सोच रहे हैं कि 7,000 रुपया अभी कर रहे हैं और हर साल आप सिर्फ 3,500 रुपया ही बढ़ाएंगे, तो एक तो मुझे थोड़ा सा ये समझ नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों सोचा। क्योंकि देखिए, अगले साल 3,500 मतलब आप 50% से ग्रोथ कर रहे हैं। 7,000 का अगले साल 3,500 बढ़ा रहे हैं, लेकिन हर साल आप सिर्फ 3,500 ही बढ़ाएंगे, जबकि आपकी इनकम तो काफी बढ़ती जाएगी। तो इससे आपका गोल तो अचीव नहीं हो पाएगा 7,000 रुपए के हिसाब से। क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं आपको,
तो कोई इन्वेस्टर यदि 24,000 रुपए की एसआईपी करता है शुरुआत में और हर साल उसको 10% से बढ़ाता है, तब जाके 15 साल में 2 करोड़ हो सकते हैं, बशर्ते आपके इन्वेस्टमेंट पर 12% का कंपाउंडिंग ग्रोथ मिल जाए। तो ऐसे में डेफिनेटली आपको बढ़ाना होगा। तो आप ये 3500 वाला जो सोच के चल रहे हैं, ऐसा नहीं, आप हर साल कम से कम 10-12% से तो बढ़ाइए। और जब जब आपके पास लमसम में पैसा आएगा, क्योंकि 15 साल का एक जो वक्त है काफी बड़ा है, उसमें बीच में आपको कई बार, मतलब यदि आप जॉब में है तो उस पर बोनस आए, आपको प्रमोशन हो, यदि बिजनेस होता है तो उसमें भी कई बार एक विंडफॉल गेन भी होता है, कई बार एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो उस हिसाब से आप बढ़ाते जाइए, लेकिन आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ये बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल, तो हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है आपको देवांग जी। और 24,000 रुपए प्रति महीना, मतलब जो मौजूदा 7,000 रुपए है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ाना है, तब जाकर आप एसआईपी हर साल 10% से बढ़ाकर 15 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। बहुत आपको शुभकामनाएं बेटी की पढ़ाई के लिए, खासतौर पर जो अब आप ये प्लानिंग कर रहे हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ तमिलनाडु नीलगिरी से विकास सिंह है। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में। आप एसबीआई फ्लेक्सी कैप में निवेश कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि लंबे समय के लिए एसबीआई फ्लेक्सी कैप कैसा रह सकता है। बता सकते हैं कि कितना निवेश एसबीआई फ्लेक्सी कैप में है आपका, क्यों कर रहे हैं और कितने समय से कर रहे हैं? जी मैम, निवेश तो ज़्यादा नहीं है। मैंने स्टार्ट किया था मैम 1.5 साल पहले, और मैं 6,000 की एसआईपी है मैम, तो उसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ, क्या मैं इसमें बने रहूँ या मुझे स्विच कर देना चाहिए? एसबीआई फ्लेक्सी कैप के बारे में ही क्यों आप खास तौर पर जानना चाहते हैं? और भी कहीं पर आपका निवेश है, किसी और फंड में आप निवेश करते हैं? मैम, और किसी पे मैंने किया नहीं है, क्योंकि इसका मुझे इतना नॉलेज था नहीं मैम, तो अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही की है मैम। तो और मतलब कि निवेश का मेरा प्लान है। ये भी नए निवेशक हैं पंकज जी? जी, ओके, बोलिए, पूरी बात कीजिए विकास जी। हाँ मैम, और भी मेरा मतलब कि फ्यूचर में निवेश का प्लान है। अगर मुझे कुछ ऐसे मिले जिसमें मुझे अच्छा रिटर्न्स मिले, तो मेरा 10 to 15,000 मैं और निवेश करना चाहता हूँ मैम। तो कौन सा अच्छा रहेगा, अगर ये मुझे पता लग गया तो इन फ्यूचर में मैं निवेश करूँगा। हाँ, समझ गए। तो विकास जी नए निवेशक हैं, शुरुआत इन्होंने सोचा एक फ्लेक्सी कैप फंड से की जाए। 6,000 रुपए की इनकी एसआईपी है, 1.5 साल ही हुआ है जैसा ये बता रहे हैं, और 10 से 15,000 रुपए और ये निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है। नए निवेशक हैं, ये चाहते हैं कि आप इन्हें सुझाव दें कि एक तो एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड कैसा है, लंबे समय के लिए कैसा रहेगा, और 10 से 15,000 रुपए अगर इन्हें और निवेश करने हैं तो फिलहाल इनके जैसे एक निवेशक के लिए, इनकी उम्र 38 साल है, कौन से फंड्स अच्छे रह सकते हैं? विकास जी, पहली बात तो यह है कि जो आपने फंड सेलेक्ट किया है वो अच्छा फंड है और ये कैटेगरी भी अच्छी है। फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब ये होता है कि इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के शेयर्स और सभी तरह के सेक्टर्स में किया जा सकता है। अब ये जो एसबीआई फ्लेक्सी कैप है, एक्चुअली बहुत पुराना फंड है, 2005 में लॉन्च हुआ था और उस वक्त ये एक मल्टी कैप फंड था। लेकिन बाद में क्योंकि सेबी का जो नई गाइडलाइन आई उसके अकॉर्डिंग इसका जो पोर्टफोलियो था, क्योंकि एक्सपोजर लार्ज और मिड कैप फंड में था उस वक्त पर, और फ्लेक्सी कैप एक नई कैटेगरी लॉन्च की गई थी, तो इसको फ्लेक्सी कैप के रूप में रिक्लासिफाई कर दिया गया। अब जहां तक आपने पहले सवाल पूछा कि क्या मुझे यहां से स्विच करना चाहिए, तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप 1.5 साल में डिसीजन लें, और ये फंड की परफॉर्मेंस ठीक है तो आप यहां बने रहिए बिल्कुल। और ये फंड जो है, अगर आप देखेंगे इस वक्त पर इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है, थोड़ा मिड कैप में है, स्मॉल कैप में काफी कम है। तो मतलब कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो लार्ज एंड मिड कैप में ज्यादा हो रहा है। हालांकि फ्लेक्सी कैप में यही एक खास बात है कि किसी वक्त पर यदि फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में ज्यादा ग्रोथ की संभावना है, तो वहां पर एक्सपोजर बढ़ाया जा सकता है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में यहां पर भी स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ा दिया जाए, बट एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो इसका मेजर एक्सपोजर लार्ज कैप में है। तो और इसके जो फंड मैनेजर हैं वो भी आर श्रीनिवासन, बहुत ही एक सीजन फंड मैनेजर हैं, सीआईओ हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के। तो बिल्कुल ये फंड में तो बने रहिए। लेकिन जहां तक सवाल है कि आपको एक फंड और ऐड करना है, तो वहां पर मैं आपको जरूर कहूंगा कि इस फंड में करने की बजाय, क्योंकि एक फंड में ऑलरेडी आप 6,000 रुपया कर रहे हैं तो उसी में करने की जरूरत नहीं है, उसके बजाय आप एक दूसरा फंड ऐड कर लीजिए
और वहां पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। मल्टी कैप फंड में क्या होगा कि वहां पर मल्टी कैप का जो मैंडेट है सेबी के अकॉर्डिंग, उसमें मिनिमम 25% जो टोटल मतलब एसेट होता है उसका मिनिमम 25% लार्ज कैप में, मिनिमम 25% मिड कैप में और मिनिमम 25% स्मॉल कैप में रहता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पोर्टफोलियो में किसी भी वक्त पर मिनिमम 25% तो हर तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में रहेगा ही, बाकी का 25% फंड मैनेजर अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो मल्टी कैप फंड आप शामिल कीजिए। और उसके लिए अगर मैं फंड का सुझाव दूं आपको तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड एक अच्छी चॉइस होगी। साथ ही आप यहां पर मल्टी कैप में महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप बढ़त योजना, ये एक स्कीम है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा फंड है। तो आप मल्टी कैप फंड को ऐड कीजिए। और यदि आप एक से ज्यादा फंड करना चाहते हैं, कि बोल रहे थे कि शायद आप 10-12 हजार भी कर सकते हैं, तो फिर एक साथ एक ही स्कीम में मत कीजिए, एक फंड आप और ऐड कीजिए और वो होगा स्मॉल कैप। लंबा नजरिया अगर हो तो स्मॉल कैप भी ऐड कर लीजिए। और उसमें मेरा सुझाव होगा आप स्मॉल कैप में कैनरा रूबिको स्मॉल कैप या एक्सिस स्मॉल कैप, इन फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। चर्चा कर रहे हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स के, हमारे साथ है पंकज मटपाल। पंकज जी, ये जो रिटायरमेंट फंड जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट बेनिफिट फंड फॉर एग्जांपल जैसे हैं, उसमें एक तो कौन से कैसे तरीके के फंड्स होते हैं? आपने कहा मोस्टली हाइब्रिड फंड से होते हैं। दैट मीन जो इसका टैक्सेशन है या टैक्स बेनिफिट है उसी हिसाब का होगा। लॉक इन 5 साल का होता है इसमें, बेसिकली आपको 5 साल तक इसमें कम से कम निवेश रहना ही रहना है। तो जब किसी को किसी फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में अगर निवेश करना है तो अवधि कितनी होगी, टैक्स बेनिफिट्स क्या होंगे, ये मैं समझना चाहती हूँ। स्वाति, पहली बात मैं क्लियर कर दूं यहां पर कि सिर्फ हाइब्रिड नहीं है, यहां पर सारी तरह की चॉइस है। मतलब आपके पास में प्योर इक्विटी का भी ऑप्शन है कि जहां पर आपका बिल्कुल फ्लेक्सी कैप फंड की तरह पूरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होगा, वो भी है। और साथ ही आपके पास में अग्रेसिव हाइब्रिड भी है, जहां पर मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी में और 35% डेट में होगा। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स भी हैं, जहां पर इक्विटी एलोकेशन जो है वो काफी कम होगा और ज्यादा डेट में होगा। तो आपके पास चॉइसेस हैं। और ये कैसे डिसाइड करना है आपको किस तरह के फंड में करना है? यदि आप 25-30 साल की एज में स्टार्ट कर रहे हैं तो उस वक्त पर आपको चाहिए कि आप वो प्लान लें जहां पर 100% इक्विटी हो। और जब आप आगे बढ़ जाए, आपकी एज 50, 45, 50 के आसपास हो, तो अग्रेसिव हाइब्रिड सही रहेंगे। और रिटायरमेंट के बाद की बात करें तो वहां पर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड शायद आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेंगे। तो ये तो बात है कि आप अपने हिसाब से यहां पर चॉइस बना सकते हैं। जहां तक सवाल है टैक्स बेनिफिट्स का, यहां पर देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निवेशक ये सोचते हैं कि अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिस तरह से आप कुछ स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए ELSS भी वहां पर एक है, तो वैसा इस तरह के फंड्स में कुछ नहीं है। यहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आपकी इनकम से डिडक्शन मिल रहा है। लेकिन जहां तक सवाल है कि जब पैसा आप रिडीम करेंगे, चाहे आप उसको टुकड़ों में करें, SWP के सहारे, या लमसम एक साथ करें, तो वहां पर जो टैक्स लगेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा वाला प्लान लिया हुआ है। अगर आप रिटायरमेंट सॉल्यूशन लेकिन ले रहे हैं इक्विटी प्लान, तो वहां पर इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। अब यहां पर क्योंकि 5 साल का लॉक इन है, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि 1 साल से ज्यादा इन्वेस्ट हो गया अगर इक्विटी में तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो जाता है। और अगर नॉन इक्विटी फंड है, डेट या हाइब्रिड, तो वहां पर 3 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड रहने पर वो लॉन्ग टर्म एसेट कहलाता है। तो यहां पर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एप्लीकेबल होगा। और यहां पर जैसे मैंने कहा, यदि आपका इन्वेस्टमेंट, जैसे उदाहरण के तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड इक्विटी, प्योर इक्विटी, तो ये हो गया जहां पर पूरा पूरा इक्विटी में है। यहां पर इक्विटी वाला टैक्सेशन होगा, यानी कि एक अभी के हिसाब से, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी का जो रूल है उसके हिसाब से 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी स्कीम एक फाइनेंशियल ईयर में एग्जेम्प्टेड होता है। उसके ऊपर का जो होगा उस पर 10% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है। और यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए SBI हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड में, तो SBI अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो है यहां पर 65% एलोकेशन इक्विटी में है, तो ये भी इक्विटी कहलाएगा। लेकिन यदि आप SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड या ICICI प्रूडेंशियल कंजर्वेटिव रिटायरमेंट कंजर्वेटिव हाइब्रिड, इस तरह के फंड में करते हैं, तो यहां पर ध्यान रहे
कि यहां पर नॉन इक्विटी वाला टैक्सेशन लगेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, और इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ जो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा उस पर 20% के रेट से आपको टैक्स चुकाना होगा। ओके, और स्ट्रैटेजी क्या ऐसी रखी जा सकती है पंकज जी कि जैसे लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग है तो प्योर इक्विटी में पैसे डाल दिए, थोड़ा सा अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे तो एक रिटायरमेंट सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड ले लिया, रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में पैसे डाल दिए, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? बिल्कुल, आप शुरू से ही अगर एक दो फंड रिटायरमेंट सॉल्यूशन वाले ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि आपके पास चॉइस है। आपने शुरुआत में जब 25-30 इयर्स की एज में आपने रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू की, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, उस वक्त आपने प्योर इक्विटी मतलब रिटायरमेंट फंड, जैसे कि मैंने बताया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड प्योर इक्विटी, तो ये हो गया आपका जिसका इन्वेस्टमेंट पूरा इक्विटी में जा रहा है। लेकिन जब आपकी एज 45-50 हो गई तो आपने इसको चेंज कर दिया, आपने कर दिया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो अब इक्विटी और डेट दोनों में हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे एज बढ़ेगी आप रिटायरमेंट फंड में ही रहेंगे, लेकिन जो उसके कैटेगरी है उसमें जो प्लान है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ओके, एक और सवाल लेते हैं हमारे पास जो आया है, और ये सवाल हमें आ रहा है ईमेल के जरिए। मैं चाहती हूँ ये सवाल दिखाए दर्शकों को। इस सवाल में प्रद्युमन चौबे उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर से हमें लिख रहे हैं कि 42 साल इनकी उम्र है और कुछ 6 फंड इनके पास है। फंड फटाफट से बता दूं, एक्सिस ब्लू चिप फंड है 8000 के एसआईपी के साथ, फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड भी इनके पास 2000 के एसआईपी है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप इनके पास है 3000 के एसआईपी के साथ, मिरर एसेट टैक्स सेवर फंड है 2000 के एसआईपी कर रहे हैं उसमें, टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 1000 के एसआईपी, और क्वांट एक्टिव फंड भी है इनके पास 2000 के एसआईपी वाला। 15 साल में इन्हें भी 2 करोड़ रुपए चाहिए और इनका 18,000 रुपए का निवेश है 6 फंड में। इससे पहले जब हमने जिस दर्शक से बात की थी पंकज जी, इनको भी 15 साल में चाहिए थे 2 करोड़ रुपए, लेकिन उनकी तो बहुत ही कम एसआईपी थी 7,000 की। अब प्रद्युमन को पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, प्रद्युमन का इन्वेस्टमेंट फिर भी काफी अच्छा है, 18,000 का एसआईपी कर रहे हैं, और हमने जैसे पहले बताया कि 24,000 की जरूरत पड़ेगी। अगर 24,000 रुपये आप पहले साल में करते हैं और 10% से बढ़ाते हैं तो 2 करोड़ रुपए 15 साल में इकट्ठा करना मुमकिन होता है, बशर्ते कि 12% का CAGR वहां मिले, और वो उम्मीद करते हैं इस तरह के फंड से। लेकिन जहां तक फंड में कुछ चेंजेस का सवाल है, देखिए आपने देखा है यहाँ पर लार्ज कैप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, और अगर मैं एक्सेस ब्लू चिप की बात कर रहा हूं तो आपका एक्सेस में ऑलरेडी 8,000 रुपीज पर मंथ की आप SIP कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उसको आधा कर दीजिए। आप एक्सेस ब्लू चिप में 4,000 कर दीजिए, और बाकी का जो 4,000 रुपए बचेगा उसको आप कीजिए मिड कैप फंड में, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप की कमी है। तो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, इंटरनेशनल है, तो मिड कैप भी होना चाहिए। तो यहां पर आप PGIM इंडिया मिड कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप रिलायंस ग्रोथ फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप और पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं हाल फिलहाल, पहली बात तो अगर 24,000 तक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर अभी नहीं कर रहे हैं नया फंड, तो कम से कम उस 8,000 को आधा करके 4,000 रुपये आप एक मिड कैप फंड में स्टार्ट कर दीजिए SIP, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और फिर जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट को बड़ा जरूर लीजिए ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। ओके, तो होपफुली प्रद्युमन जी आप हमें सुन रहे होंगे, तो आपको अपने SIP को बढ़ाने की जरूरत है, और हर साल अपने SIP को 10% से आप बढ़ाइए और अपने गोल की तरफ आप आसानी से बढ़ पाएंगे। बहुत धन्यवाद करेंगे पंकज जी, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए।